कमांडर साहब, चौधरी साहब का दुश्मन कौन हो सकता है? क्या खूनी पकड़ा जाएगा? सुना है इसमें माफिया का हाथ है। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन खून जिसने भी किया हो बड़ा चालाक है। आप किस आधार पर कह सकते हैं? पेट में घुसा हुए चाकू पैरों के निशान बता रहे कि खूनी बड़ा चालाक है और योजनाबद्ध तरीके से यह खून किया उसने। क्या खूनी को पकड़ना संभव नहीं है? संभव क्या नहीं, और आसान भी नहीं। इन पैरों के निशान का आप क्या अर्थ लगाते हैं? हमें गुमराह करने के लिए। क्या कोई सुराग हाथ लगी? हमें कुछ कहना उचित नहीं होगा। कमांडर साहब, चौधरी बाबू पर इससे पहले भी एक बार कातिलाना हमला हो चुका है। हाँ, लेकिन हमने इन सब बातों को महत्व नहीं दिया, क्योंकि इस तरह के हमले ज्यादातर राजनीतिक होते हैं। फिलहाल मुझे वही खबर है। वो सब अखबार इकट्ठे करो जिनमें चौधरी बाबू पर हुए हमले की खबर थी। जी जी सर। चौधरी बाबू पर कातिलाना हमला, हमलावर गिरफ्तार। चौधरी बाबू ने अपने हमलावर के खिलाफ यानी इस समाचार से मिलते कोई खबर मिले तो डेट के साथ नोट कर लो। साबिर, चौधरी बाबू से संबंधित सारे रिपोर्ट। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रिपोर्ट लाए हो? हाँ सर, ठीक आज से 1 साल पहले एक लड़के ने चौधरी बाबू को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। क्या नाम है उसका? सर, उसका नाम रमेश है। जिस हथियार से चौधरी बाबू पर हमला हुआ था वजह देख लिया तुमने? हाँ सर, वो कटारी बिल्कुल वैसी है जिससे चौधरी बाबू का खून हुआ था। और सर, वो रमेश आजकल अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है और उसकी बहन भी थी जिसने 1 साल पहले आत्महत्या कर ली। और सर, रमेश इन दिनों मुकेश मिल में काम कर रहा है। इससे पहले वो कहीं काम करता था? हाँ, छोटी मोटी नौकरी किया करता था, मगर इस बार पक्की नौकरी कर रहा है सर। 24 दिसंबर की रात तुम कहाँ थे रमेश? 24 दिसंबर की रात? हाँ, शायद मेरी सेकंड शिफ्ट थी। मैं ओवर टाइम भी कर रहा था और सुबह 6 बजे तक मैं काम कर रहा था। आप मेरे टाइम ऑफिस से पता कर सकते हैं। मेरा कार्ड नंबर है 3736। आज से 1 साल पहले तुमने चौधरी बाबू को खरे बाजार में जान से मारने की धमकी दी थी। क्यों दी थी धमकी? मत याद दिलाएं कमांडर साहब, बहुत तकलीफ होती है। क्यों? किस बात की तकलीफ? मेरी बहन चौधरी साहब के यहाँ काम करती थी और उसने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। लोगों ने कहा कि ये चौधरी साहब की वजह से हुआ। मैं पागल हो गया और अपने ऑफिस में एक लड़की काम करती थी ना, वही सुमन, उसका भाई है ये। बहुत खतरनाक लगता है। आई मामा जाइए, अंदर बैठिए, प्लीज अंदर बैठिए। और मैं गिरफ्तार हो गया। पर गलती तो मेरी थी। बेवकूफ था मैं। क्या? चौधरी साहब तो बड़े सज्जन आदमी थे और मैंने उनसे माफी भी मांगी। उन्होंने मुझे माफी नहीं किया बल्कि मेरा मुकदमा भी वापस ले लिया और इतनी अच्छी नौकरी दी। वो तो देवता थे। आपका लेटर। थैंक यू। रमेश, तुमने हमला जिस कटारे से किया था, इस बार खून भी ठीक उसी तरह की कटारे से हुआ है।
मैंने भी अखबार में पढ़ लिया था और तब से मुझे डर सा लगने लगा है। लगता है कोई उस कटारी का फायदा उठाकर मुझे फंसाकर अपना बदला ले रहा है। तुम बेवकूफ तो नहीं हो सकते। कमांडर साहब, मुझे पुलिस फिर से तो गिरफ्तार नहीं करेगी? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले शक तो तुम पर ही जाता है। सभी, इस लाइटर पर रमेश के फिंगरप्रिंट्स हैं। मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए। और देखो, मुकेश मिल से पता कर लो 24 दिसंबर को रमेश कौन से शिप में था। यस सर। सर, रमेश पे शक करना बेकार है। हादसे के दिन वो सेकंड शिफ्ट में था और उसने उस दिन ओवर टाइम भी किया। मिल में काम खत्म करने से पहले एक बंदा भी बाहर नहीं निकल सकता। नमस्कार कमांडर साहब। नमस्कार। घर में और कौन है? कोई नहीं साहब, घर का और ऑफिस का काम मैं ही देखता हूँ। अच्छा, क्या चौधरी साहब अकेले रहते थे? हाँ, लेकिन उनके भांजे आए हुए हैं। कब आए? हादसे के एक दिन बाद, वो भी सूचना मिलने पर। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कमांडर साहब, जो 24 घंटे देरी से पहुंचा, वरना पूरा शक मेरे ऊपर आ जाता। ऐसा क्यों सोच रहे हो? इसलिए कि मैं ही उनका एकमात्र वारिस हूँ। तो फिर आप शक के घर में आ ही गए। लेकिन ऐसा क्यों? वो तो समय आने पर पता चल जाएगा। फिलहाल मेरे आज्ञा के बिना आप शहर नहीं छोड़ सकते। लेकिन कमांडर, मुझे तो कल सर, रमेश के फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आ गए। कटारी के निशान और रमेश के फिंगरप्रिंट रिपोर्ट अलग अलग है सर। मुझे मालूम है। सो कैसे सर? रमेश जान गया था मैंने लाइटर क्यों गिराई है। उसने बड़े आसानी से अपनी सफाई के लिए अपने फिंगरप्रिंट्स दे दिए। लेकिन सर, मुझे तो लड़का बड़ा शरीफ लग रहा था। और उसके हाथों में इतनी ताकत भी नहीं जो एक ही हाथ से एक ही बार में उस कटारे के इतने अंदर तक पहुंच दे। एक ही हाथ से कैसे सर? क्योंकि दूसरे हाथ का इस्तेमाल उसने उनका मुंह बंद करने के लिए किया था। शायद तुमने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ठीक से पढ़ी नहीं है। I'm sorry, sir. देखो, इस पेशे में रहना है तो कान, आंख और दिमाग को हमेशा खुला रखना चाहिए। अरे रामू, अरे कमांडर साहब नमस्कार। तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस जा रहे हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, मैं वही जा रहा हूँ। लेकिन आओ, बैठो बैठो बैठो। साहब आप कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता तो हमारे ऑफिस में जाता है। मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा इधर एक काम है। हाँ रामू, तुम जो कुछ भी जानते हो सच सच बता दो। देखो, यहाँ कोई दीवार नहीं है और समुद्र की लहरों को कोई कान भी नहीं है। सब मैं कुछ नहीं जानता। देखो, मैं तुमसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। तुम्हारे ऑफिस में वो जो लड़की काम कर रही थी, क्या नाम था उसका? सुमन। हाँ, सुमन। मैं सुमन के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। सुमन के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? यही कि चौधरी बाबू के साथ उसके संबंध कैसे थे? उम्र के हिसाब से तो बाप बेटी लगते थे, पर क्या? कहते हुए भी शर्म आती है। एक दिन शाम 6 बजे मैं ऑफिस बंद करने जा रहा था, इतने में चौधरी साहब आ गए। बोले, रामू, ये सर। ये टाइपराइटर उठाकर मेरे कमरे में रखो। सर। सुमन, तुम्हें भी आज रुकना होगा। अर्जेंट लेटर्स टाइप करनी है। क्या ऐसा पहली बार हुआ? नहीं साहब, कभी कभी रुकना पड़ता था। मैंने एक टाइपराइटर उनके कमरे में रखकर सुमन को बोलकर घर चला गया। घर पता चला कि अलमारी की चाबी मेरे जेब में है। अगर कौन सी फाइल की जरूरत पड़ेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, सुमन को डांट पड़ेगी। इसलिए बंगले वापस आ गए।
सर। सर वहां मैं रुक नहीं पाया, सीधा घर चला आया। 2 दिन तक सुमन का इंतजार करता रहा। तीसरे दिन पता चला रस्सी लगाकर आत्महत्या कर दी। अच्छा ही हुआ। थैंक यू राहुल, मैं तुमसे यही जानना चाहता था। आओ तुम्हें छोड़ दो। ठीक है सर। देखो राम, इतना याद रखना, क्या? तुमने जो कुछ भी देखा है, हाँ। उस समय सुमन होश में नहीं थी। क्या बात करते हैं साहब? मैंने मेरे कानों से उसकी सिसकियां सुनी है, मेरे आंखों से उसको हिलते डुलते देखा है। इसलिए तो कह रहा हूं कि सुमन होश में नहीं थी। आओ बैठो। सर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि सुमन होश में नहीं थी? रामू का कहना यह है कि 2 दिन वो काम पर नहीं आई थी और तीसरे दिन उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन सर रामू तो ये भी कह रहा था कि उसने उसे पूरे होश में देखा है। सुमन को काम के लिए चौधरी बाबू ने पहली बार ही नहीं रोका। जरूरी काम आने पर उसे अक्सर रुकना पड़ता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि रात को रुकने के बाद दूसरे दिन वो काम पर नहीं गई और तीसरे दिन उसने खुदकुशी कर ली। समझो? सुमन को एक ऐसी दवा दी गई थी जो इंजेक्शन के रूप में जानवरों को दी जाती है काम की भावना बढ़ाने के लिए, जिससे सेक्स की भावना अधिक तीव्र हो जाती है। उस समय कुछ होश नहीं रहती। सुमन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। चौधरी बाबू के पोस्टमार्टम के मुताबिक उन्हें ऐसे ही दवा लेने की आदत थी जिससे सेक्स की भावना अधिक तीव्र हो जाती है। पर ऐसी कोई बात सुमन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो नहीं है? क्योंकि उस घटना के 72 घंटे बाद उसने खुदकुशी कर ली। दवा का असर उतरने के लिए सिर्फ 24 घंटे काफी है। पोस्टमार्टम के मुताबिक सुमन वर्जिन भी नहीं थी। अब हमें ये देखना है कि उसके 72 घंटे कैसे कहां गुजरे। उसके बाद ये मसले कातिल तक पहुंच सकते हैं। क्या सुमन ने ऑफिस में जाने का कोई कारण बताया था आपको? नहीं, बस इतना जरूर कहा था कि अब और उस ऑफिस में काम नहीं करूंगी। मैंने कारण जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। बस चुपचाप रहती थी। सुमन की कोई खास सहेली? नहीं, वो किसी से नहीं मिलती थी। क्या उन 2 दिनों घर से बाहर नहीं निकली थी? नहीं, बस अपने बिस्तर पे लेटी रहती थी। दिनेश और कमल ने भी बहुत कोशिश की कारण जानने की, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं बताया। बस चुप रहती थी। कमल और दिनेश कौन है? रमेश के बचपन के दोस्त। जैसा मेरे लिए रमेश, वैसे ही दिनेश और कमल। सुमन कमल से ज्यादा बात करती थी। उन दोनों में बहुत मेल था। उस दिन सुमन कमल से कुछ देर बात करती रही और रोती रही। मेरे पूछने पर कमल ने कहा, कुछ नहीं मालूम, सब ठीक हो जाएगा। आपने कमल से कारण नहीं पूछा? मैंने पूछा था। मेरे पूछने पर कमल ने कहा, पागल लड़की थी, जल्दबाजी कर गई। शायद वो मुझे बताना नहीं चाहता था। लेकिन जब रमेश ने इस आदमी पर हमला किया तो सब बात मेरी समझ में आ गई। हालांकि रमेश को इस बात का अफसोस नहीं है कि दिनेश और कमल रहते कहाँ है। हेलो कमल। अरे कमांडर साहब आप यहाँ? हाँ, कभी कभी मैं यहाँ भी आता हूँ। तुम्हारा दोस्त दिनेश कहीं नजर नहीं आ रहा है? हाँ, रायपुर गया वैसे। आजकल मैं आता ही हूँ। कब गया रायपुर? 20 के आसपास गया। कैसे कोई काम था उससे? काम तो मुझे तुमसे भी है। बात बताओ, दिनेश रायपुर क्यों गया? अक्सर जाता सर, कभी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। उसका बिजनेस इलाका है ना सर, गारमेंट की फैक्ट्री है उसकी। वो ट्रेन से जाता है या फ्लाइट में जाता है? सर
और इतना बड़ा बिजनेस तो नहीं है बेचारे का कि फ्लाइट से जाए, ट्रेन से जाता है। वैसे वहाँ से बम्बई के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं है सर। सुमन से तुम्हारा संबंध क्या था? तो रमेश की बहन थी और रमेश हमारा बचपन का दोस्त था। सुमन के साथ तुम्हारी आखिरी बातचीत हुई थी, तो मुझे बता सकते हो तुम दोनों के बीच कौन सी बात हुई थी? कोई खास नहीं सर। उसके हिसाब से वो अब उस ऑफिस में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि चौधरी बाबू एक गलत किस्म के इंसान हैं। 24 दिसंबर की रात तुम कहाँ थे? बॉम्बे में। रात को 8 बजे से 12 बजे तक का प्रमाण दे सकते हो कि तुम कहाँ थे? जी, वैसे नॉर्मली किसी के लिए पॉसिबल नहीं है सर कि एग्जैक्ट टाइम पे वो कहाँ कैसे गए, पर मेरे केस में पॉसिबल है सर, क्योंकि 24 तारीख को मेरा एक ऑपरेशन होने वाला था जिसकी वजह से मैं मनोज सर्जिकल होम में एडमिट हुआ। लेकिन इत्तेफाकन वो ऑपरेशन 25 तारीख को हुआ और 24 तारीख की रात को मैं वहीं था, उसी हॉस्पिटल में। ठीक है, मैं चलता हूँ, शायद तुम्हारे फिर कभी जरूरत पड़े। ऑलवेज। सर, कटारी में पाए गए फिंगरप्रिंट्स और कमल के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल रहे और जूतों का नंबर भी तो 7 है। सर, कमल शायद ठीक कह रहा था कि वो 24 दिसंबर की रात को मनोज नर्सिंग होम में एडमिट था। सर, आप सुन रहे हैं ना? मतलब ये हुआ कि खाली कमाई भी नहीं है। कौन हो सकता है? और हाँ सर, वो दिनेश भी लौटा है। मालूम है। और उसके फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट भी आते ही होगी। हेलो, हाँ साड़ी, उससे अपने खास कमरे में लिया। कटारे में मिले फिंगरप्रिंट्स और दिनेश के फिंगरप्रिंट्स एक ही। ये कैसे हो सकता है सर? हादसे के दिन वो तो बम्बई से 1200 किलोमीटर दूर था। आप बार बार एक ही सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कमांडर साहब। मैं कितनी बार कहूं कि 24 दिसंबर को मैं बंबई से 1200 किलोमीटर दूर रायपुर के गंज थाने में था। वो एसपी कालीचरण स्वयं मेरे साथ। अब जाकर उनसे पूछ सकते हैं। मैं फिर भी यही कहूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। मैं 22 दिसंबर से 29 दिसंबर तक रायपुर में था। इसके और भी प्रमाण हैं। मैंने बैंक में ड्राफ्ट जमा किया, पैसों की लेन देन की, और सब जो होगा मेरे किए हुए हस्ताक्षर है। मेडिकल साइंस के अनुसार एक इंसान की हाथ की रेखाएं दूसरे इंसान के हाथ की रेखा से कभी नहीं मिलती। इसे कानून ने भी स्वीकार किया है। कटारे में पाया निशान और तुम्हारे हाथ के निशान एक ही है। पर विज्ञान ने चमत्कार को भी स्वीकार किया। क्या ये चमत्कार नहीं हो सकता? ठीक है, इसे चमत्कार ही मानते हैं। अब ये बताओ, ठीक उसी समय रायपुर के गंज थाने में तुम क्या कर रहे थे? एक्सीडेंट हुआ था साहब। 3 लोग मेरे गाड़ी से घायल हुए थे। उस वक्त मैं थाने में पनाह नहीं लेता तो शायद वो लोग मुझे मार डालते। थाने में कितने बजे से कितने बजे तक थे? यही कुछ रात के 8 बजे से करीबन 12 बजे तक। तुम अपनी मर्जी से वहां रुके थे या तुम्हें किसी ने रोका था? अपनी मर्जी से कौन जाएगा साहब थाने में? हाँ, गया था अपनी मर्जी से जरूर, लेकिन वापस लौटा उनकी मर्जी से। सर, मैंने रायपुर के एसपी मिस्टर कालीचरण से फोन पे बात की। उन्होंने कहा हादसे के वक्त दिनेश बॉम्बे में नहीं था। और सर, 2 जगह एक आदमी, इट्स इम्पॉसिबल है सर। साबिर, इसे छोड़ दे।